एक नाम के दो लड़के खेतों पर बैठे हुए होते हैं। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि क्या तुम्हारे पास पानी की बोतल है? तो दूसरा कहता है कि हाँ है, क्या परेशानी है? तो वो कहता है पता नहीं, एकदम से गला सूख रहा है। वो पानी की बोतल को लेने के लिए झुकता ही है और उसे एकदम से लगा कि उसके पीछे कोई गिर गया है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त जो पानी मांग रहा था, एक ही नाम के दोनों होते हैं, और वो एकदम से जमीन पर बेहोश हो जाता है। वहां पर वो दोस्त उसे बहुत कोशिश करता है जगाने की, उसके चेहरे पर पानी के छींटे भी मारता है, लेकिन वो दोस्त होश में नहीं होता है। अब यहाँ पर वो दोस्त घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है और वो गांव की तरफ भागने लगता है, क्योंकि ये दोनों खेतों पर मजदूरी करते थे एक साथ और एक ही नाम के थे, बचपन से एक साथ रहे थे, केवल कुछ दिन ये एक दूसरे से अलग रहे थे। जब ये गांव की तरफ भागता है तो दोस्तों, कभी कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होता है कि बहुत बुरा होता चल रहा है और उससे भी बुरा फिर हो जाता है। अब जैसे ही ये गांव की तरफ भाग रहा था, रास्ते में जो रोड आता है और एकदम से एक ट्रक आता है और इस दूसरे लड़के को भी वो ट्रक उड़ा देता है, क्योंकि ये लड़का बहुत जल्दी में भाग रहा था। जब इसने अपने दोस्त के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसके अंदर बिल्कुल भी धड़कन या जान नहीं थी और ये लड़का बिल्कुल मृत पड़ा था। ये घबरा जाता है, अकेला होने के कारण इसको उठाकर भी नहीं ला सकता था और बिना इधर उधर देखे ये एकदम से भागता है और ये बिल्कुल सावधानी से नहीं भागता और ऐन मौके पर दोनों दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जल्दी जल्दी में हमसे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आज यही जल्दी दो लोगों को इस दुनिया से दूर भेज देती है। दोस्तों, ये क्या घटना होती है, क्या स्टोरी होती है? हमारी गीता है, सभी में हमारे जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है बहुत चीजों के बारे में। मैंने तो ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन जितना भी जानती जा रही हूँ उतना ही मैं सोच में रहती हूँ कि ऐसा होता है तो फिर लोग जानबूझकर गलत क्यों करते हैं। अगर हमें सब कुछ देखना ही है, बुरा भी देखना है, हमें सब कुछ सहन करना है, यहाँ पे आप लोग सहन नहीं कर रहे हो, अभी तो आपको ऊपर जाकर बहुत कुछ सहन करना है। इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को क्या झेलना है, वहां पर कौन सी पीड़ा मिलने वाली है। क्योंकि एक लड़के ने खुद बीती, आप बीती, सभी को आकर बताई, वो मरकर जीवित हो जाता है और सभी के सामने उस लोग की सच्चाई रखता है जिस लोग को लोग हंसकर दारू के नशे में कहते हैं कि आए सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ है और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी हो जाती है। अब ये कहाँ से शुरू होती है ये घटना? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, दरासी गांव होता है, इसमें एक परिवार रहता है। 2017 की बात होती है। सुमित नाम का लड़का होता है, सुमित की एक बहन होती है और इसके माँ बाप होते हैं। सुमित का घर काफी गरीब था, इतना अमीर नहीं था, केवल ऐसा था कि पैसे कमा रहे हैं और घर का गुजारा चल रहा है। सुमित बहुत अच्छा था, बचपन से बहुत अच्छा था, लेकिन 2017 में इसके साथ कुछ घट भी जाता है। पड़ोस में ही एक महिला को भी लड़का होता है जब सुमित होता है, तो ये दोनों सहेली थी, तो ये दोनों अपने बच्चों का नाम सुमित रखती हैं। तो यहाँ पर इस गांव में दो सुमित होते हैं जो बचपन से ही एक साथ क्लास में पढ़ते थे, पढ़ाई भी एक साथ की थी और एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त होते हैं। सुमित धीरे धीरे बड़ा होता है, 12वीं क्लास होती है। सुमित को इससे आगे कोई कोर्स करना था, अपने घर की गरीबी दूर करनी थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी भी करनी थी। जब बड़ी बहन की शादी करने के लिए इसके पापा ने जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो उस बड़ी बहन की शादी कर दी जाती है। शादी होकर सुमित की जो बहन है वो अपने ससुराल चली जाती है। अब सुमित को बाहर की हवा लगने लगी थी, क्योंकि ये 12वीं क्लास को पार करने वाला था। अब सुमित सिगरेट पीने लगता है, थोड़ी बहुत बियर भी पी लेता है, लेकिन ये बात घर वालों से राज रहती है। पिता, जिसने बहुत दिन से गरीबी देखी है,
वो सोचता है कि मेरा बेटा कमाएगा तो हमारे घर में कुछ पैसे आएंगे और ये अच्छा पढ़ेगा तभी तो अच्छा कमाएगा। मैंने मजदूरी करी है, मैं अपने बेटे को मजदूरी नहीं करने दूंगा। आमतौर पर हर पिता का यही सपना होता है कि मैंने ये काम किया है, जीवन भर मैंने संघर्ष किया है, इतना संघर्ष मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। लेकिन जिसकी जिंदगी में जो लिखा होता है उसे उतना संघर्ष करना पड़ता है। और बालक बहुत जल्दी, जो बच्चे होते हैं, पल्ला झाड़ कर कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जबकि वो पिता पूरे दिन धूप, तपती धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, हर समय हमारे लिए करता रहता है, सभी के लिए करता रहता है। लेकिन उसको शाम को ये कह दिया जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है ना वो बेटा, तो वो ये कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हर माँ बाप करते हैं, किसी से अलग किया है। कोई भी संघर्ष को याद नहीं करता, कितना भी आप संघर्ष कर लेना लेकिन उसे कोई याद नहीं करेगा। दोस्तों, इस पर जितनी हम बातें करेंगे उतनी ही तर्क निकल आएंगी। अब उसके आगे जिंदगी चलने लगती है। बहन अपने घर जा चुकी थी। अब सुमित अपने घर वालों से कहता है कि मैं भोपाल में पढ़ाई करना चाहता हूँ, 12वीं के बाद एक कोर्स करना चाहता हूँ जो भोपाल ही जाकर होगा। सुमित के पिता ने अपनी बेटी की शादी से कुछ पैसे बचाकर इसके लिए रख रखे थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तू जहां पढ़ना चाहता है ना, तू वहां पढ़ सकता है। मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहलवाऊंगा कि अनपढ़ का बेटा अनपढ़ ही हुआ है। मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूं। और वो सुमित को भोपाल भेज देते हैं। लेकिन सुमित, जो 12वीं क्लास से ही बियर पीने लगा था, सिगरेट पीने लगा था, अब वो भोपाल जाकर कहाँ पढ़ाई करने वाला था। माँ बाप किधर रहे थे, मेहनत करते हैं दिन रात और यहाँ से पैसे पहुंचा रहे थे। बेटा वहां पढ़ाई के नाम पर अय्याशी करता है, दारू पीने लगा था, सिगरेट पीने लगा था और बहुत गलत संगतों में वो पड़ चुका था। 1 साल तक वो घर वालों की सुध नहीं लेता। करीबन 1 साल वो भोपाल में रहता है। दोस्तों, आप सोचकर देखिए, हमने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है और जो पैसे हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं, बच्चा उन पैसों को अपने ऊपर मौज मस्ती में उड़ा दे तो उन माँ बाप से क्या बीतेगी। और जो माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई उस बेटे के पास पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर दिवाली का टाइम होता है तो सुमित सोचता है कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप से मिलकर देखूं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 1 साल में सुमित अपने गांव आता है, दरासी गांव। और जब वहां पर आकर पहुंचता है तो घर की हालत बहुत बेकार पाती है, क्योंकि पिता ने बहुत कुछ बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे पहुंचाए थे, जिन पैसों से सुमित सिगरेट पी रहा था, दारू पी रहा था और दोस्तों में मौज मस्ती कर रहा था। सुमित ये देखकर अपने आप में शर्मिंदा होता है। घर वालों से तो नहीं कहता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, और वो बहुत ज्यादा रोता है अपने कमरे में, फूट फूट कर रोता है कि ये मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने तो बहुत गलत कर दिया। बचपन से ही मैंने सोचा था कि अपने पिता को मैं कभी मेहनत नहीं करने दूंगा और मैंने अपने घर के हालत ऐसे ला दिए। मैं एक नाकार बेटा हूँ, मैं एक मक्कार बेटा हूँ। और वो अपने आप को पीटने लगता है और फिर वो अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता है। कई दिन जब वो नशा छोड़ता है तो उसको तलब लगती है, लेकिन वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जब वो अपने आप को कमरे में बंद करता है तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि नशा बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन वो छोड़ने में कामयाब हो जाता है बिना माँ बाप के जाने। अब यहाँ पर सुमित अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मैं अब भोपाल पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैं पिताजी की मेहनत मजदूरी में मदद करूंगा और मैं इस घर को अब सुधारने की कोशिश करूंगा। माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा, हम जैसे भी जी रहे हैं ठीक जी रहे हैं, लेकिन तू जा, भोपाल जा, वहां पर जाकर पढ़ाई कर। अगर तू पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि पढ़ने से अमीरी आती है और लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि नहीं माँ, मैं अब यहीं पर मेहनत करूंगा और आप दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं इतना कमा लूंगा जो तुम्हारा ख्याल रख सकूं और इस घर को अच्छे से चलाऊं। अब यहाँ पर वो दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करने लगता है, जैसे कि और लोग कर रहे थे। इसके साथ का जो दूसरा सुमित है, जो इसके साथ पैदा हुआ था और इसी के साथ बड़ा हुआ था, 12वीं क्लास तक इसके साथ पढ़ा हुआ होता है, अब इसे खेतों पर वो सुमित भी मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं कि यार, हम तो यहाँ पर मिल चुके हैं। और यहाँ पर सुमित को जिन कामों की जानकारी नहीं थी, वो काम भी अपने दोस्त सुमित से सीख लेता है। दोनों सुमित एक दूसरे से बहुत अच्छे से दोस्ती को याद रखते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो जाते हैं। दोस्तों, 2017 का दौर आता है। दौर गर्मियों का आता है, जब गेहूं की कटाई होती है।
गेहूं की कटाई चल रही थी और यहाँ पर सुमित को बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने थे। जो भोपाल से सुमित आया था और जो इसी गांव में सुमित रहता है, वो भी बहुत मेहनत करता है अपने घर को चलाने के लिए, अपने माँ बाप की मदद करने के लिए। अब दोनों जने ये खेतों पर काम करते हैं और अच्छी खासी झाड़ी लेकर शाम को घर जाया करते। अब एक दिन की बात होती है, दोनों अकेले खेतों पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक पेड़ नीचे दोनों जने बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो भोपाल से आया सुमित होता है, वो कहता है कि यार पता नहीं, मेरे दिल की धड़कन बहुत जोर से मुझे सुनाई दे रही है, इतनी जोर से मेरी दिल की धड़कन चल रही है। वो कहता है कि कुछ नहीं, तू वैसे ही भाग कर आया है खेतों में, तो तुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई होगी। तो यहाँ पर सुमित कहता है, जो भोपाल से आया है, कि यार मुझे थोड़ा सा पानी दे, मुझे बहुत ज्यादा मेरा जी घबरा रहा है। तभी जो सुमित गांव में पहले से ही रहता है, वो झुकता है और पानी की बोतल जैसे ही उठाता है, पेप्सी वाली बोतल में पानी भर रखा था 2 लीटर की में। अब वो पानी का बोतल उठा ही रहा था, इतने में ही जो भोपाल का सुमित होता है, जो गांव में आया था, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर जो दूसरा सुमित था, वो घबरा जाता है, वो बोतल से उसके चेहरे पर छींटे मारता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। यहाँ पर जो गांव में रहने वाला सुमित था, वो सुमित को जब चेक करता है तो कहीं भी सुमित में धड़कन दिखाई नहीं देती है और आज खेतों पर कोई और भी नहीं आया था। वो दोनों खेतों पर अकेले होते हैं। यहाँ पर जो गांव वाला सुमित था, वो घबरा जाता है। घबराहट के कारण अब वो पैरों को दबाता है, कभी हथेलियों को मसलता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब सुमित नहीं कोई भी जवाब देता है, तो ये गांव वाला सुमित अब गांव की तरफ भागने लगता है। ये गांव की तरफ भागता है और भागते भागते रास्ते में इसको इसका छोटा भाई मिलता है, जो करीबन 4 से 5 साल का होता है। वो कहता है कि भैया तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तो वो कहता है कि छोटे तू एक काम कर, जो बगल वाले भाई है ना सुमित, वो खेतों पर हैं और तू उसका ध्यान रख। लेकिन ये 4 साल का बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए दूर चला जाता है, वो सुमित के पास नहीं जाता। ये भाग रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन इसे रोड क्रॉस करना था, गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए रोड को पार करना था, और ये उधर उधर ज्यादा ध्यान से नहीं देखता है। और एक ट्रक आता है और जो ये सुमित जो गांव में पहले से ही रह रहा था, इसके ऊपर का ट्रक बिल्कुल चढ़ जाता है। ऐन मौके पर ये सुमित चला जाता है और किसी को बता ही नहीं पाता कि सुमित खेतों पर इस हालत में पड़ा हुआ है, कि शायद वो है या नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये खबर आग की तरह गांव में फैल जाती है कि सुमित मर गया, सुमित मर गया। जब ये बात जो भोपाल से आया सुमित है उसके घर पहुंचती है, तो वो घबरा उठते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं, दूसरे ही पल पता चलता है कि पड़ोसी का सुमित इस दुनिया से गया है, ट्रक की टक्कर हुई है। तो यहाँ पर वो बहुत दुखी होते हैं कि जवान लड़का था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, मार्च अप्रैल की ये बात होती है और ये 2017 की बात होती है। अब क्या होता है कि इसके बाद ये परिवार भावुक होता है, सोचता है कि हमारे बेटे का दोस्त इस दुनिया से चला गया, जिगरी यार था, हमारा बेटा कहाँ पर है। यहाँ पर इस सुमित की तैयारी कर दी थी अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि सभी को पता था कि रोड एक्सीडेंट में ये लड़का गया है और यहाँ पर सारे काम होने लगते हैं। इसका पोस्टमार्टम भी होता है और इसको हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। जो गांव में रहने वाला सुमित होता है, इसके काम चल रहे थे। उधर परिवार अपने सुमित को ढूंढ रहा था, लेकिन वो सुमित कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। कई बार ढूंढने की कोशिश के बाद, ऊपर से पड़ोस का मामला था, वहां पर भी बैठना था उस सुमित की माँ के पास, जो बिलबिला रही थी अपने बच्चे के लिए। अब यहाँ पर जब उनका बेटा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता है और जो रोड एक्सीडेंट में सुमित मारा गया था, उसकी डेड बॉडी घर आ जाती है, तो अब ये परिवार अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश बढ़ा देता है, क्योंकि एक जिगरी दोस्त इसके साथ नहीं है, कहीं उसके साथ भी तो कुछ नहीं हो गया हो। अब ये पूरे गांव में ढूंढते हैं, सभी से पूछते हैं, लेकिन ये सुमित कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब मिले कहां पर, वो तो दोपहर का मरा पड़ा हुआ है खेतों पर एक पेड़ के नीचे। अब ये गांव वाले सोचते हैं कि खेतों की तरफ देखें, और वो छोटा बच्चा बताता है, जो सुमित का भाई होता है, रोता रोता, कि सुमित भाई जो खेतों पर पड़े हुए हैं, मुझसे भाई ने बोला था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब ये घर वाले जाते हैं तो वहां पर सुमित ऐसे ही पड़ा था जैसे उसे उसका दोस्त सुमित छोड़ कर आया था, और शाम के करीबन 8 बजे हुए थे।
आप सोच कर देखिए, रात के 8 बजे तक वो दोपहर का इसी तरह से पड़ा हुआ था, तो यानी उसके अंदर जान तो थी ही नहीं। इसके बाद सुमित को उठाया जाता है हॉस्पिटल में। जब उसको ले जाया जाता है तो डॉक्टर जब उसके शरीर को देखते हैं तो घर वालों को एक बुरी खबर देते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी तो डॉक्टरों को होती है। डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि आपके बेटे में जान नहीं है, और ये तो काफी टाइम का मरा हुआ है, अंदाजे बस मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक सुमित जो घर पर जिसकी अंतिम विदाई चल रही थी, और एक सुमित जो हॉस्पिटल में लाया गया था। रात के 8:30 या 9 बज जाते हैं उसे हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर कहते हैं कि पोस्टमार्टम तो इसका अभी नहीं होगा, अगर आपको जानना है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि हमारा बेटा जवान था, हष्ट पुष्ट था, कोई कमी नहीं थी, किसी ने इसके साथ कुछ किया तो नहीं है। बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं दिमाग में जब अपना बच्चा ऐसे कहीं पर पड़ा हुआ मिलता है जिसको कोई भी बीमारी नहीं थी। अब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अब तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसका पोस्टमार्टम अब सुबह होगा, और यहाँ पर सुमित को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। आप सोच कर देखिए, सुमित को अब मुर्दा घर में रख दिया जाता है। मुर्दा घर में रखने के बाद सुमित के कुछ परिवार वाले वहीं पर बैठ जाते हैं, और बहुत बुरा हाल सुमित के घर का हो जाता है। सुमित की बहन को बुलाया जाता है। बहन रोती बिलखती लुढ़कती पुढ़कती आती है कि मेरे भाई को ऐसा क्या हो गया, और यहाँ पर पूरे रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना थी, और ये काफी ज्यादा मीडिया में भी छाती है उस वक्त। अब इसके बाद उसको मुर्दा घर के अंदर रख दिया जाता है, और यहाँ पर अब सुबह का इंतजार किया जा रहा था। अब सुबह होती है, और सुबह होने के साथ ही सुमित का पोस्टमार्टम होना जरूरी था। इसके बाद घर वाले वहां पर बैठे रहते हैं, रात भर सोते भी नहीं हैं। सभी को चिंता सताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सभी रिश्तेदारों में ये बात आग की तरह फैलती है। और यहाँ पर अब सुबह 2 डॉक्टर, क्योंकि उस दिन मुर्दा घर में और कोई मुर्दा नहीं था, केवल सुमित ही उस मुर्दा घर में अकेली एक लौती डेड बॉडी होती है। 2 डॉक्टर आते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और वहां पर वो तैयारी शुरू कर देते हैं। सुबह का करीबन 10 बजे का टाइम होता है। उसे देखकर बॉडी को वो बता देते हैं कि अब करीबन 24 घंटे होने वाले हैं, क्योंकि पहल के दिन 10 साढ़े 10 बजे ही इस सुमित की मृत्यु हुई थी खेतों पर। अब यहाँ पर वो ग्लव्स पहन ही रहे थे, तभी ये अपने कपड़े वपड़े सही कर रहे थे, तभी इनको एक रोने की आवाज आती है। ये डर जाते हैं, क्योंकि मुर्दा घर में तो वैसे थे और कोई रो रहा था। तो ये देखते हैं कि सुमित जहां पर लेटा हुआ था वहां से नीचे उतरकर और बैठकर रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। डॉक्टरों के हाथ में औजार होते हैं, और उनसे वो औजार छूटकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं, और कहते हैं कि हमने भूत देखा, भूत, एक व्यक्ति भूत बन गया। ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैलती है, भीड़ जमा होने लगती है। सुमित का परिवार जो मुर्दा घर के सामने ही पूरी रात बैठा रहा था, क्योंकि उनका एक लौता बेटा और जवान बेटा था, वो कहते हैं कि कैसा भूत है, कौन है, हमारे ही बेटे की डेड बॉडी है। तो एक व्यक्ति हिम्मत करके अंदर जाता है, और एक डॉक्टर जिम्मेदार अंदर आता है, तो देखते हैं वो सुमित होता है। सुमित उठकर, क्योंकि सुमित के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, तैयारी पूरी थी कि अब इसको चीरना फाड़ना था, लेकिन अब वो नंगा होता है। उसके शरीर पर जब कपड़े नहीं होते तो वो एक डॉक्टर के ही, जो डॉक्टर पहनते हैं, वहां पर एक और जोड़ी ड्रेस पड़ी हुई थी, उसे पहनता है। और पहनने के बाद अब वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करने की बोलते हैं, तो वो सभी से कहता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा चेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद सुमित अपने परिवार को घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कागज की कार्रवाई होती है कि उसके बिना कोई नहीं जा सकता। वहां पर कुछ सुमित के परिवार वाले कागज कार्रवाई करते हैं, डॉक्टर थोड़ा सा चेकअप करते हैं, तो बिल्कुल सुमित एकदम स्वस्थ था, ठीक था। डॉक्टरों से जो घर वाले हैं वो लड़ने लगते हैं कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये पूरी रात भर एक हमारा जीवित लड़का और मुर्दा घर में तुम लोगों ने रख दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर सुमित कहता है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो यही कहने लगता है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है जो मुझे देखकर भागा था और घर बताने के लिए गया था। तो घर वाले थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि बेटा तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें देखकर जितनी खुशी हो रही है, तुम्हारे दोस्त को खोकर उतना ही हमें दुख हो रहा है। तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, वो तो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया। सुमित को ये बात पता होती है, वो एक गहरे सदमे में था, क्योंकि उसके साथ 2 घटनाएं घटी थी। अब सुमित सारी कागज कार्रवाई करने के बाद अपने घर जाता है,
अपने परिवार के साथ। घर पर इतने रिश्तेदार आए हुए होते हैं कि दूर से ही देखकर सुमित को सभी घबरा जाते, कहते हैं कि इसका तो पोस्टमार्टम होना था और ये जीवित घर कैसे आ रहा है। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन बहन को कहाँ चैन था। बहन भागकर अपने भाई से लिपट जाती और कहती है कि मुझे तो यकीन था, पूरी रात भर मैंने प्रार्थना की है कि भगवान मेरे भाई को वापस लौटा दो, और भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दिया। दोस्तों, ये पूरे गांव के लिए बहुत अजीब बात हो जाती है। पास में ही एक लड़के का मातम चल रहा था, जो सुमित का दोस्त सुमित होता है, लेकिन गांव को एक खुशी भी थी कि एक दूसरा जवान लड़का जीवित हो चुका है। अब यहाँ पर सुमित बैठकर सारी सच्चाई बताने लगता है। ये अपने घर वालों को वो सच बताता है जिससे शायद हमने आपको कई बार रूबरू करा दिया है, लेकिन आज फिर एक और बार आपको उस सत्य से रूबरू कराते। पहले घर वाले सुमित के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। सुमित को जूस पिलाया जाता है, भागकर जूस लाया जाता है, क्योंकि सुमित के साथ ही एक लड़के ने जूस खरीद लिया था कि ये पूरे 24 घंटे से मृत पड़ा हुआ था। जूस पीकर सुमित को शांति दी जाती है, हवा की जाती है। उसके बाद काफी देर तक ये हॉस्पिटल में भी बैठा रहा था। अब करीबन 2 बज रहे थे दोपहर के, और सुमित अपने परिवार के सामने और कुछ गांव के लोगों के सामने एक सच्चाई रखता है। सुमित कहता है कि मैं आपको जो सच बताने जा रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल भी इस सच को सुनकर पागल मत कहना। मैंने कभी भी गीता नहीं पढ़ी, कभी मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया। मुझे केवल भगवान के नाम के अलावा ये भी नहीं पता कि भगवान सच में होते भी हैं या नहीं हैं। लेकिन आज जो मेरे साथ, कल जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं मरते दम तक भगवान को मानूंगा और मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता रहूंगा। और ये सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बिल्कुल भी इन बातों को अगर कहीं आप लोग मुझे पागल कहने लग जाएं तो अभी मेरी बात बिल्कुल मत सुनना। पिता उनके ये बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो सुमित का पिता होता है, बहुत सारे लोग बातें ध्यान से सुनते हैं। वो बताता है, कल दोपहर 10 बजे मैं और मेरे दोस्त एक साथ बैठे हुए होते हैं, तभी मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है और मैं अपने दोस्त से पानी मांगता हूँ। उतने में ही मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी सी होती है, और उस रोशनी में मुझे 2 काले लोग दिखाई देते हैं जिनकी आंखें लाल होती हैं और वो बहुत डरावने थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर हंटर से वार किया। उनके पास एक हंटर होती है, और जब उन लोगों ने मेरे ऊपर हंटर से वार किया तो मेरे पैरों से दम निकलने लगा। मेरे पैरों की बिल्कुल जान निकलने लगी थी। हालांकि इस बीच में जो मेरा दोस्त सुमित होता है, वो मुझे जगाने की कोशिश करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे बताने की कि मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं और जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मेरे पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। और उसके बाद उन लोगों के साथ मैं अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त सुमित बहुत जोर से मुझे होश में करने की कोशिश कर रहा था, मेरे हाथ पैरों को मसल रहा था। ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उन 2 लोगों ने मेरे सामने ऐसे गुर्राए और मुझसे कहा कि आगे चलो। मैं उनके साथ चलना भी नहीं चाह रहा था। जब वो मुझे शरीर से खींचकर निकालते हैं तो मैं शरीर से निकलना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाया जाता है। उसके बाद की जो सच्चाई मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा दिल अब भी घबरा रहा है उस सच्चाई को सुनकर, उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखकर। मैं उनके साथ चलता हूं तो ये लोक ही खत्म हो जाता है, धरती ही खत्म हो जाती है। एक अजीब दुनिया में मैं आ जाता हूं। उसके बाद मैं जब और उनके साथ चलता हूं तो यहाँ पर बहुत लोग एक उस पर चल रहे थे और मैं भी एक गर्म रास्ते पर चल रहा था, और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे पैर जल रहे थे, बहुत लोग जल रहे थे वहां पर, लेकिन इन 2 लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े मजे से वहां पर बहुत अच्छे से चल रहे थे। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मैं रोता हूँ, कहता हूँ कि भाई मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये कहते हैं कि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं, जिस माँ बाप के साथ तुमने गलत किया है उसका तो तुम्हें भुगतान भरना पड़ेगा। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। और उसके बाद अब एक नदी आती है, जिस नदी में लोगों को घेरा जा रहा था, और वो नदी खून से भरी हुई होती है, लाल रंग की होती है, और मुझे तो वो देखने में ऐसे लग रही थी कि मानो एक भट्टी के ऊपर उस नदी को चढ़ा रखा हो और वो नदी उबल रही हो। उसमें से निकलना नामुमकिन था, और उन लोगों ने मुझे उस नदी में धक्का दे दिया। आप नहीं यकीन मानोगे, मैंने जाने कितना खून पिया और कितना, लेकिन मेरी सांस नहीं निकल रही थी। मैं डूब रहा था, तड़प रहा था, बहुत जोर पड़ता है, बहुत तकलीफ होती
होती है, लेकिन मेरा दम नहीं निकलता, मैं मरता ही नहीं हूँ। वहां पर उस नदी से भी मैं निकल जाता हूँ, उस गर्म जगह से भी निकल जाता हूँ, बिल्कुल लाल धधक रही थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है, उस दरवाजे से उधर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं डर जाता हूँ कि ये आवाजें किस चीज की हैं। मेरा दिल घबराने लगता है। जब वो दरवाजे खुलते हैं तो वो आवाज और जोर पकड़ती है और लोग उसमें और जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मैं घबरा जाता हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा मैंने वहां पर क्या देखा। लोगों को सांप डस रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं और वो लोग मर नहीं रहे हैं, तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमें ठीक कर दो। लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को तो खाई में फेंका जा रहा था और वो गिरने के बाद भी जीवित थे। वहां पर कोई मरता ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। उसके बाद मुझे और आगे ले जाया जाता है। वो लोग मेरे ऊपर हंटर से भी वार कर देते हैं, जो मेरी कमर में अब भी बहुत दर्द हो रहा है। वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, एक बहुत बड़ी किताब लेकर। उस किताब को पढ़कर वो कहता है कि महाराज, इसका तो अभी समय ही नहीं है और जो महाराज थे आप लोग उसके सामने देख ही नहीं सकते। मैंने उस महाराज को नहीं देखा और उस लाल किताब को ही देखा था, उस किताब को पढ़ने वाले को भी नहीं देखा। वहां पर तभी वो घुर्राते हुए इतनी तेज आवाज में और प्रबल आवाज में कहता है कि तुमने ऐसी गलती क्यों की है। इसको सबक सीख गया है, इसने बहुत कुछ देख लिया है, अब इसको इसके घर भेजो वरना देर हो जाएगी। इतने लफ्ज मैंने उसके सुने और उसके बाद उसने ये भी कहा कि इसे पूरा नरक दिखाकर ले जाना ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसके बाद मैं वो चीखे सुनता हूँ। लोगों को ऊपर ले जाया जाता है और खाई में नीचे फेंक दिया जाता है। वो लोग तड़पते हैं, सारी हड्डियां उनकी टूट जाती हैं। फिर उन्हें उठाया जाता है और फिर नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। उस उबलती नदी में लोगों को डाला जा रहा था। कितने पशु उसमें पड़े हुए थे, कितने लोग उसमें पड़े हुए थे और लोगों को काट दिया, दो हिस्सों में अलग कर दिया। फिर भी लोग सांस ले रहे थे, जीवित थे और वो मर नहीं रहे थे, लेकिन दर्द उन्हें बराबर हो रहा था। एक व्यक्ति के साथ एक ही काम करीबन 100 बार हो रहा था। मैं ये देखकर बहुत ताज्जुब में रह जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो बार बार, जिसका नाम सुमित होता है, बार बार अपने पिता से कहता है कि पिताजी एक ही काम इतनी बार लोगों के साथ क्यों हो रहा था, लोगों को क्यों तोड़ा जा रहा था, क्यों सांपों से डसाया जा रहा था, बिच्छू क्यों लोगों को खा रहे थे, क्यों खाई में लोगों को फेंका जा रहा था। मैं बहुत बहुत दुविधा में हूँ। मेरा शरीर, मेरी रूह थर्रा रही है। मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैंने क्यों देखा, मेरा सपना था, क्या हुआ था। और वहां से वो सारा कुछ दिखाकर कहते हैं कि कभी भी अपने माँ बाप को जो जन्मदाता होते हैं उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, वरना तुम्हें भी इन सारी जो जितनी भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं इनसे गुजरना पड़ेगा। पिताजी, मैंने वो सब कुछ देखा था जो मैं शायद आप लोगों को अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ, जितना बुरा मैंने वहां पर देखा था और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ था। दोस्तों, इसके बाद उसके पिता उठते हैं और सुमित को बहुत प्यार से गले लगाते और कहते हैं कि बेटा, आज तक हमने सुना ही था लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। उस सुमित को जाना था लेकिन तुम्हें भी भगवान को कुछ चीजें दिखानी थी जो तुम्हारे साथ ऐसा घटित हुआ। सुमित जा चुका है, तेरा नाम भी सुमित है और तू जीवित हो चुका है, क्योंकि अभी तेरा टाइम नहीं था, सुमित का टाइम था। और दोस्तों, यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। हर किसी की जुबान पर यही काम होता है। कई महीनों तक इस पर बात चलती है, मीडिया पर भी बात चलती है और ये बहुत ज्यादा फैल जाती है आसपास के गांव में। अब इस पर आप लोग क्या बोलोगे? वो नदी का क्या नाम होता है? बिच्छुओं से लोगों को क्यों कटवाया जाता है? सर्पों से क्यों कटवाया जाता है? खाई में क्यों फेंका जाता है? शरीरों के हिस्से क्यों किए जाते हैं? दोस्तों, इन सभी के बारे में आप लोग जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। और ये स्टोरी डराने वाली थी, दिल को दुखा देने वाली थी और ये बताने वाली थी कि आप लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप लोग बुरे कर्म करोगे तो आपको ये यातनाएं जरूर झेलनी होंगी। जो लोग ये कहकर कहते हैं ना कि नरक और स्वर्ग यहीं पर है, नहीं, नरक स्वर्ग यहाँ पर नहीं है। एक नरक स्वर्ग ऊपर भी है जो आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छी जगह मिलेगी और अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरी जगह मिलेगी। सतयुग में तो क्या था कि एक झूठ से शरीर गलने लगता था। ये तो वो युग है
कलयुग है, यहाँ पर तो बहुत माफियां आप लोगों को मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बुराई है। इस बुराई को कम कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, नेक बनाइए, ताकि आप किसी के साथ बुरा ना कर सके और आपके साथ ये यातनाएं ना हो आगे चलकर। मुझे नहीं पता इन यातनाओं को क्या कहा जाता है, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे भी डर सा लगा। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। अगर ऐसा होता है तो अपने आप को आज ही से सुधारना शुरू कीजिए और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कीजिए। ये स्टोरी जैसी भी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है जेपी सिंह भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। इन्होंने कहा है कि मेरा बेटा वापस लौट कर आ जाए। भाई, आपको एक दिलासा दे दे, हजारों में से एक बच्चे का पुनर्जन्म होता है और क्या पता हमारे कर्मों के हिसाब से ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। एक सवेरा, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन का यही सार है और जिंदगी एक रथ का पहिया है जिसे घूमते रहना है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज बहुत दुख हुआ जब आपने कहा कि आपका बेटा वापस आ जाए। हमें नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। माफ करना अगर आपका दिल दुखा हो तो। दूसरा नाम है माया जोशी। माया जोशी के भी साथ बहुत बुरा हुआ है। इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, इनका भी यही कहना है। तो बहन, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। आप खुश रहने की कोशिश करो और उन बेटी को, अपनी बेटी को यादों में समेट कर रखो। अगर भगवान ने चाहा तो अगले जन्म में आप दोनों एक साथ जरूर होंगे। अगर आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हो, और हमें बहुत दुख होता है जब आप मायूस भरे कमेंट करती हो, तो मेरे दिल को दर्द होता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अपना मानती हूँ। आप मेरा परिवार हो। जब मेरा परिवार ही सुखी नहीं है तो फिर मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ। यहाँ पर लाल सिंह जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। केबल कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमा शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नया नाम है चंद्रा, ये भी नया नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लूना राम मोदी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनील चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनील चौधरी ने हमसे एक सवाल किया है। सवाल क्या है? इन्होंने कहा है कि अगर किसी का दिल बदला जाए, किसी के अंदर, आपको हिंदी भाषा में समझाऊं कि जैसे कि दूसरा दिल लगाया जाए, तो फिर उसके अंदर किसकी आत्मा होगी? तो मेरे भाई, आत्मा तो उसी की होगी, क्योंकि दिमाग तो उसमें उसी का है ना, खुद का ही है। हाँ, दिल है तो वो शायद कभी कभी उनकी बातों को महसूस जरूर करता होगा, क्योंकि दिल जब धड़कता है तो थोड़ी बहुत जो उसकी ऊर्जा है, जिसका वो दिल है, उसकी ऊर्जा उसमें थोड़ी बहुत प्रवेश होगी, क्योंकि आत्मा में वजन ही कितना होता है। वो आत्मा तो जा चुकी है, क्योंकि दिल तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मरने के बाद दिल थोड़े ही देखा जाता है। हालांकि उसका दिल धड़क रहा है, तो आज भी वो उसके अंदर जीवित है और वो कहीं ना कहीं एहसास थोड़ा बहुत तो उसे जरूर करा कर जाती होगी। जिसके अंदर दिल बदला गया है, जिसका दिल है, वो थोड़ा बहुत अपना एहसास जरूर कराता होगा। ऐसा भी कुछ हमने सुनने को मिला है। तो ये आपका सवाल था, हमें थोड़ा सा होगा कि आपको संतुष्टि मिली होगी इस जवाब से। ऐसा होता है कि जरूर एहसास होगा। जिसका दिल है, जिसके अंदर, उस व्यक्ति को उसकी सोल का, मतलब उसके वजूद का एहसास होगा। ये हमने आपका जवाब दिया है। यहाँ पर मानसिंह कटारिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल साक्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बेटी का नाम खुशी है, छोटी बेटी सौम्या, पत्नी का नाम चंदा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिबा प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विट्टू सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने नए नाम लिखे हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। शिव शंकर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम चौधरी जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो हमारी वीडियो पर हर रोज कमेंट करते हैं और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। अब उनके नाम लेने की बारी है। पहला नाम है वीना यादव, रोज सुनती हैं हमें, बहुत बहुत धन्यवाद वीना यादव जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रेगुलर कमेंट करती हैं। सुरेखा पालकर, हर रोज हमारी दोनों वक्त की वीडियो पर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। यशवंती जी, हर रोज कमेंट करती हैं हमारी वीडियो पर, हर रोज हमारी वीडियो को देखती हैं दोनों वक्त की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी मिश्रा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता दिल्ली से दोनों टाइम की वीडियो देखती हैं और दोनों टाइम की वीडियो पर कमेंट करती हैं। दोस्तों, अब वीडियो समाप्त हो चुकी है और घटना भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? 2017 में घटी थी। जो भी राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। और हाँ दोस्तों,
जो अच्छे कर्म करते हैं, दोपहर की वीडियो में हमने बताया था उस लड़की ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद वो लड़की एक अच्छी जगह पर जाती है जहां पर उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और ना ही उसे कोई यातनाएं दी जाती हैं जब तक उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये फर्क होता है अच्छे और बुरे कर्मों के ऊपर। अब इस पर जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो दोपहर की वीडियो जरूर देखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।